भिवाड़ी, राजस्थान का एक उभरता हुआ औद्योगिक शहर, दर्जनों बड़ी फैक्ट्रियों और कारखानों का केंद्र था। हर दिन हजारों महिला श्रमिक बेहतर जीवन के सपनों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से यहां काम करने आती थीं। लेकिन इन जगमगाते औद्योगिक क्षेत्रों की रोशनी के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी थे, कुछ खामोश त्रासदियां थीं जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता था। यह कहानी किसी गोली की आवाज या खून के धब्बे से शुरू नहीं हुई, बल्कि एक गुमनाम पत्र से शुरू हुई जो राज्य पुलिस की अपराध जांच विभाग सिड के शिकायत बॉक्स में आया था। पत्र कांपते हुए हाथों से लिखा गया था, जिससे पता चलता था कि लिखने वाले ने इसे भेजने से पहले बहुत मानसिक संघर्ष किया होगा। पत्र के अंदर की सामग्री ने तुरंत जांच अधिकारियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। पत्र लिखने वाले ने खुद को एक पूर्व नर्स बताया था, जो भिवाड़ी शहर के केंद्र में स्थित एक बड़े और प्रतिष्ठित निजी क्लिनिक, आशा मैटरनिटी क्लिनिक में काम कर चुकी थी। पत्र में उसने एक चौंकाने वाले सच का पर्दाफाश किया था। उसने आरोप लगाया कि डॉ. अंजलि शर्मा के निर्देशन में आशा क्लिनिक सिर्फ एक सामान्य चिकित्सा सुविधा नहीं थी, बल्कि यह एक अवैध गर्भपात केंद्र था, जो विशेष रूप से गलती कर बैठी युवा महिला श्रमिकों के लिए बड़े और अवैध गर्भपात करता था। पत्र लिखने वाली ने बताया कि उसके विवेक ने उसे इतना परेशान किया कि वह वहां और काम नहीं कर सकी और इस अपराध को उजागर करने का फैसला किया। एक प्रतिष्ठित चिकित्सा सुविधा के खिलाफ गंभीर आरोपों वाला एक गुमनाम पत्र एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति थी। लेकिन पत्र में क्लिनिक के संचालन के तरीकों, कीमतों और यहां तक कि गोपनीयता के नियमों के बारे में जो विवरण दिए गए थे, वे अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और विश्वसनीय थे। मामला तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और एक गुप्त जांच शुरू की गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को सौंपा गया, जो अपनी सावधानी और जटिल मामलों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। हम एक बहुत ही जटिल सामाजिक प्रकृति के मामले का सामना कर रहे हैं, इंस्पेक्टर सिंह ने जांच टीम की पहली बैठक में कहा। हमारा लक्ष्य एक डॉक्टर है, जिसके पास विशेषज्ञता और सामाजिक प्रतिष्ठा है। पीड़ित यदि कोई हैं, तो वे कमजोर महिलाएं हैं जो अपनी प्रतिष्ठा और नौकरी पर असर पड़ने के डर से कभी भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेंगी। इसलिए हम जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं कर सकते। हर कदम की सावधानीपूर्वक गणना करनी होगी। जांच की योजना बनाई गई। पहला कदम यह सत्यापित करना था कि गुमनाम पत्र में लगाए गए आरोप सच हैं या नहीं। टीम ने सीधे क्लिनिक पर छापा मारने के बजाय गुप्त निगरानी के साथ शुरुआत करने का फैसला किया। एक निगरानी टीम का गठन किया गया, जिसे आशा क्लिनिक में 24/7 सभी गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया। चाय वाले, ऑटो रिक्शा चालक और फेरी वालों के वेश में पुलिसकर्मियों को क्लिनिक के आसपास तैनात किया गया। शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि क्लिनिक का संचालन बहुत अजीब था। दिन के दौरान बहुत कम मरीज आते थे, जिनमें ज्यादातर गर्भवती महिलाएं नियमित जांच के लिए या सामान्य स्त्रीरोग संबंधी समस्याओं के लिए आती थीं। लेकिन शाम और रात में, विशेष रूप से सप्ताहांत पर, मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती थी। ग्राहक ज्यादातर बहुत युवा लड़कियां थीं, जिनमें से अधिकांश पास के 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की कंपनियों की वर्दी पहने होती थीं। वे अक्सर जोड़ों में आती थीं। एक अंदर जाती थी, जबकि दूसरी बाहर पहरा देती थी। हर किसी के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ये सभी संकेत पूरी तरह से शिकायत पत्र में वर्णित विवरणों से मेल खाते थे। अकाट्य सबूत हासिल करने के लिए जांच टीम ने एक और साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। एक महिला अधिकारी को एक मरीज के रूप में क्लिनिक के अंदर भेजना। सब इंस्पेक्टर प्रिया वर्मा, एक युवा, बुद्धिमान और मानसिक रूप से मजबूत अधिकारी जो 5 महीने की गर्भवती थीं, को इस मिशन के लिए चुना गया। वह पूजा नामक एक महिला श्रमिक की भूमिका निभाएंगी, जो अनचाहे गर्भ के 5वें महीने में थी और डेजेस्पॉयर में इससे छुटकारा पाने का रास्ता तलाश रही थी। उस दिन सब इंस्पेक्टर प्रिया पुराने, घिसे, पिटे कोंगन के कपड़ों में, जिनका चेहरा थका हुआ और पीला दिखने के लिए मेकअप किया गया था, एक अन्य पुरुष अधिकारी के साथ, जो उनके प्रेमी की भूमिका निभा रहा था, आशा क्लिनिक पहुंची। क्लिनिक के अंदर सब कुछ बहुत साफ और पेशेवर लग रहा था। डॉ. अंजलि शर्मा, लगभग 50 वर्षीय एक महिला जो दिखने में दयालु और पढ़ी लिखी लग रही थीं, ने व्यक्तिगत रूप से उनकी जांच की। एक गलती कर बैठी महिला श्रमिक की आंसू भरी कहानी सुनने और अल्ट्रासाउंड करने के बाद, जिससे पुष्टि हुई कि गर्भ काफी बड़ा हो चुका है, डॉ. शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट या सलाह के कहा, तुम्हारा मामला थोड़ा बड़ा हो गया है। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। लागत सामान्य से अधिक होगी। 50, कोई छूट नहीं। भुगतान पहले करना होगा। कोई पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है और सभी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। यदि तुम सहमत हो
तो इस सप्ताह के अंत में वापस आ जाओ। एक अवैध गर्भपात के लिए ह्युपचास 0। यह एक बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन कई युवा लड़कियों के लिए यह एकमात्र विकल्प था जब वे एक कोने में धकेल दी जाती थीं। डॉ शर्मा के शब्द अकाट्य सबूत थे, जो इस क्लिनिक के अवैध गर्भपात रैकेट की पुष्टि कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर प्रिया ने पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने के बाद पैसे उधार लेने के लिए और समय की आवश्यकता का बहाना बनाया और क्लिनिक से चली गईं। मिशन सफल रहा। जांच टीम के पास अब क्लिनिक पर छापा मारने और तलाशी लेने के लिए पर्याप्त सबूत थे। हालांकि ठीक जब वे निगरानी चरण को समाप्त करने की तैयारी कर रहे थे, तो बाहरी निगरानी टीम ने एक बेहद अजीब घटना की सूचना दी। एक ऐसी घटना जिसने इंस्पेक्टर सिंह को हमले की योजना को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस मामले में एक और भी भयानक रहस्य छिपा है। निगरानी टीम ने बताया कि हर शुक्रवार की रात आधी रात के करीब, जब क्लिनिक की लाइटें बंद हो जाती थीं और दरवाजे बंद हो जाते थे, एक छोटा बिना लोगो वाला रेफ्रिजरेटेड ट्रक चुपचाप पिछले गेट पर रुकता था। क्लिनिक के अंदर से डॉ शर्मा खुद और एक पुरुष कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कई सफेद मेडिकल थर्मोकोल बॉक्स, जो ठंडे भंडारण के लिए उपयोग किए जाते थे, को बाहर लाते थे और ड्राइवर को सौंपते थे। यह लेन देन कुछ ही मिनटों में खामोशी और अंधेरे में होता था। यह ट्रक किसका था और उन थर्मोकोल बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था जिसे इतनी गोपनीयता से सौंपना पड़ता था? मेडिकल कचरा? नहीं, क्लिनिक का मेडिकल कचरा तो दिन के दौरान एक लाइसेंस प्राप्त पर्यावरण कंपनी द्वारा नियमित रूप से एकत्र किया जाता था। रेफ्रिजरेटेड ट्रक के लाइसेंस प्लेट को ट्रैक करने पर जासूसों ने पाया कि यह एक परिवहन कंपनी के नाम पर पंजीकृत था, जिसका पहले से ही उत्तरी सीमा के पार माल की तस्करी की गतिविधियों के लिए एक आपराधिक रिकॉर्ड था। एक स्त्री रोग क्लिनिक, एक तस्करी गिरोह और आधी रात को सौंपे जाने वाले रहस्यमय थर्मोकोल बॉक्स। जब इन तत्वों को एक साथ रखा गया तो एक बहुत ही भयावह परिकल्पना सामने आई। इंस्पेक्टर सिंह जानते थे कि यदि वे केवल एक अवैध गर्भपात मामले को सुलझाते हैं, तो वे कभी भी उन थर्मोकोल बॉक्स के पीछे की सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे। जांच जारी रहनी चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, हमारा लक्ष्य अब सिर्फ क्लिनिक नहीं है, बल्कि वह ट्रक भी है। इस शुक्रवार की रात हम अपना जाल बिछाएंगे, एक ऐसा जाल जिसमें बड़ी और छोटी दोनों मछलियां फंसनी चाहिए। भाग 2 तरफा हमला। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के नेतृत्व में जांच टीम द्वारा एक सावधानीपूर्वक 2 तरफा हमले की योजना तैयार की गई। वे अब एक साधारण अवैध गर्भपात मामले का सामना नहीं कर रहे थे। एक तस्करी गिरोह से संबंधित रेफ्रिजरेटेड ट्रक के सामने आने से मामले की गंभीरता बहुत बढ़ गई थी। कोई भी गलती अंधेरे में छिपे सरगनाओं को भागने का मौका दे सकती थी। पहली टीम, जिसका नेतृत्व स्वयं इंस्पेक्टर सिंह कर रहे थे, आशा क्लिनिक पर छापा मारने, तलाशी लेने और डॉ अंजलि शर्मा और सभी संबंधित कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार थी। दूसरी टीम, एक अनुभवी डिप्टी के नेतृत्व में, रेफ्रिजरेटेड ट्रक का पीछा करने और माल प्राप्त करने के तुरंत बाद उसे रोकने का काम कर रही थी। रोकने का स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुनसान खंड के रूप में निर्धारित किया गया था, जो क्लिनिक को सचेत करने के लिए पर्याप्त दूर था। दोनों टीमों की कार्रवाई का समय बिल्कुल सही होना था। अगले शुक्रवार की रात, जब भिवाड़ी शहर में अंधेरा छा गया, कानून का जाल कसने लगा। दर्जनों जासूस ऑटो रिक्शा चालकों और फेरी वालों के वेश में क्लिनिक के आसपास सभी स्थानों पर पहले से ही तैनात थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ठीक रात 11:30 बजे जाना पहचाना बिना लोगो वाला रेफ्रिजरेटेड ट्रक आया और क्लिनिक के पिछले गेट पर रुक गया। गुप्त निगरानी टीम ने कमांड सेंटर को सूचना दी। कुछ मिनट बाद क्लिनिक का पिछला दरवाजा खुला। डॉ शर्मा खुद, एक मजबूत पुरुष कर्मचारी के साथ, 3 सफेद मेडिकल थर्मोकोल बॉक्स को बाहर लाईं, जिन्हें टैप से कसकर सील किया गया था। उन्हें जल्दी से रेफ्रिजरेटेड ट्रक के पिछले हिस्से में लाद दिया गया। एक संक्षिप्त बातचीत और पैसे के एक बंडल के आदान प्रदान के बाद ट्रक का इंजन चालू हुआ और धीरे धीरे गली से बाहर निकल गया। पीछा करने वाली टीम, कार्रवाई करो, इंस्पेक्टर सिंह ने अपने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया। तुरंत पुलिस की कई बिना निशान वाली कारें चुपचाप एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए ट्रक का पीछा करने लगीं। खामोश पीछा शुरू हो गया। छापा मारने वाली टीम, मेरे आदेश का इंतजार करो। इंस्पेक्टर सिंह और उनके साथियों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उन्हें ट्रक के काफी दूर जाने का इंतजार करना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ड्राइवर क्लिनिक को वापस सूचित न कर सके। 15 मिनट बाद जब पीछा करने वाली टीम ने बताया कि ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गया है, तो इंस्पेक्टर सिंह को पता था कि समय आ गया है।
सभी टीमें एक साथ हमला करो। आसपास की गलियों से दर्जनों सिड और पुलिस कमांडो भूतों की तरह निकले और पूरे क्लिनिक को घेर लिया। मुख्य और पिछले दरवाजे लगभग एक ही समय में तोड़ दिए गए। पुलिस बल अंदर घुस गया। डॉ. शर्मा और उनके 4 कर्मचारी उस समय पिछले हिस्से में थे, एक अवैध सर्जरी के बाद सफाई कर रहे थे, और वे पूरी तरह से हैरान रह गए। उनके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। जब डॉ. शर्मा ने पुलिस बल को देखा तो उनके चेहरे पर केवल एक क्षण के लिए रंग बदला, फिर वह जल्दी से अपनी ठंडी, शांत भाव भंगिमा में लौट आईं। लेकिन अन्य 4 कर्मचारियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए और वे कांप रहे थे। सभी 5 संदिग्धों को जल्दी से काबू में कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच लगभग 50 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक का पीछा कर रही टीम को भी कार्रवाई करने का आदेश मिल गया था। एक सुनसान खंड पर, जहां कम वाहन थे, 2 विशेष पुलिस वाहनों ने अचानक गति बढ़ाई, आगे बढ़े और ट्रक को सड़क के किनारे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय एक और कार पीछे से आ गई, जिससे एक आदर्श घेराबंदी बन गई। सिड अधिकारियों ने जल्दी से ट्रक को घेर लिया, ड्राइवर को काबू में किया और गिरफ्तार कर लिया। वह एक खूंखार दिखने वाला आदमी था, जो तस्करी गिरोह की निगरानी सूची में एक संदिग्ध था। रेफ्रिजरेटेड ट्रक के पिछले हिस्से की तलाशी पुलिस कार की हेडलाइट्स की रोशनी में और अभियोजन पक्ष के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में मौके पर ही की गई। जब अधिकारियों ने ट्रक का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। अंदर 3 थर्मोकोल बॉक्स बड़े करीने से रखे गए थे। दस्ताने पहने एक जांचकर्ता ने चाकू से पहले बॉक्स के टेप को काटा और ढक्कन खोला, और फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को, यहां तक कि सबसे कठोर सिड अधिकारियों को भी, खौफ से सुन्न कर दिया। बॉक्स के अंदर सूखी बर्फ की थैलियों के बीच वैक्यूम सील प्लास्टिक की दर्जनों थैलियां बड़े करीने से रखी गई थीं, और हर थैली के अंदर एक बहुत छोटा भ्रूण था, जिसका शरीर पूरी तरह से बन चुका था, शायद लगभग 4 से 6 महीने का। ये नन्हे जीव, जो दुनिया में आने से पहले ही एक वस्तु में बदल दिए गए थे, जिन्हें सुपरमार्केट में मांस के टुकड़ों की तरह पैक और ठंडा रखा गया था। अन्य 2 बॉक्स में भी इसी तरह की चीजें भरी हुई थीं। ट्रक को रोकने के दृश्य से समाचार और तस्वीरें तुरंत इंस्पेक्टर सिंह को भेजी गईं, जो आशा क्लिनिक में तलाशी का नेतृत्व कर रहे थे। रिपोर्ट सुनने के बाद मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद वह अपने सीने में बढ़ते गुस्से को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने फोरेंसिक टीम को और भी गहन तलाशी लेने का आदेश दिया, विशेष रूप से क्लिनिक के तहखाने और कोल्ड स्टोरेज क्षेत्रों की। और फिर एक दूसरी भयानक खोज की गई। तहखाने के एक छिपे हुए कोने में एक बड़े औद्योगिक फ्रीजर में, जिसे मेडिकल आपूर्ति वाले कई कार्डबोर्ड बॉक्स से छिपाया गया था, तलाशी टीम को कई और काले प्लास्टिक के पैकेज मिले। लेकिन इस बार अंदर जो था वह बहुत बड़ा था। ये भ्रूण थे जो लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, 7 महीने से अधिक के। ऐसे जीव जो अगर पैदा होते तो जीवित रह सकते थे, वे मृत पैदा हुए थे और उन्हें ले जाने के इंतजार में जमा दिया गया था। अब यह मामला अपनी सबसे भयानक हद तक स्पष्ट हो चुका था। आशा क्लिनिक सिर्फ एक अवैध गर्भपात सुविधा नहीं थी, यह एक कारखाना था, एक वास्तविक मानव वधशाला। डॉ. अंजलि शर्मा सिर्फ एक अनैतिक डॉक्टर नहीं थीं, वह एक शैतान थीं, एक ऐसे गिरोह की सरगना जो भ्रूण के शरीरों का व्यापार करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, वह इन शरीरों को किसे और किस लिए बेचती थी? पूछताछ कक्ष में इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का सामना करते हुए डॉ. अंजलि शर्मा ने एक ठंडी, भावहीन अभिव्यक्ति बनाए रखी। लेकिन जब इंस्पेक्टर सिंह ने मेज पर तस्वीरों के 2 सेट रखे, एक ट्रक में पाए गए छोटे भ्रूणों की तस्वीरें और दूसरा उनके अपने क्लिनिक के फ्रीजर में जमे हुए बड़े भ्रूणों की तस्वीरें, तो इस महिला का शांत व्यवहार आखिरकार थोड़ा डगमगा गया। श्रीमती शर्मा, इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन भारी थी। आपको हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया है। हम सब कुछ जानते हैं। अब हमें यह बताएं कि आपने इन बच्चों को किसे और किस लिए बेचा। भाग 3, शैतान का कबूलनामा। राज्य पुलिस के पूछताछ कक्ष में इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का सामना करते हुए डॉ. अंजलि शर्मा ने एक ठंडी, भावहीन अभिव्यक्ति बनाए रखी। लेकिन जब इंस्पेक्टर सिंह ने थर्मोकोल बॉक्स में पैक किए गए और फ्रीजर में जमे हुए भ्रूणों की तस्वीरें मेज पर रखीं, तो इस महिला का शांत व्यवहार आखिरकार टूट गया। वह जानती थी कि उसका पूरा आपराधिक साम्राज्य ढह चुका है। एक लंबी खामोशी के बाद उसने कबूल करना शुरू कर दिया। उसका कबूलनामा पश्चाताप का नहीं था, बल्कि एक ठंडे खून वाले व्यवसायी का था जो अपने व्यापार मॉडल के बारे में बता रहा था। एक ऐसा मॉडल
जो युवा लड़कियों की डेसेस्पॉयर और अमीर लोगों के बीमार अंधविश्वास पर बनाया गया था। उसने अवैध गर्भपात आयोजित करने के सभी कृत्यों को स्वीकार किया। उसने कहा कि इस क्षेत्र में मांग बहुत बड़ी थी। हजारों युवा महिला श्रमिक, जो घर से दूर थीं, भावनात्मक समर्थन और प्रजनन स्वास्थ्य ज्ञान की कमी के कारण इस बाजार को बेहद आकर्षक बना दिया था। उसका क्लिनिक उन लड़कियों के लिए एकमात्र गंतव्य बन गया था जो चुपचाप परिणामों से निपटना चाहती थीं। मैं तो बस समाज की मांग पूरी कर रही थी, उसने बिना किसी कांपती आवाज के कहा। अगर मैं यह नहीं करती तो वे अन्य असुरक्षित अवैध सुविधाओं में जाती। कम से कम मेरे यहां उन्हें चिकित्सा सुरक्षा की गारंटी थी। यह एक बेशर्म बहाना था। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने थर्मोकोल बॉक्स और बेचे गए भ्रूणों के बारे में पूछा तो एक शैतान का असली चेहरा सामने आया। उसने कबूल किया कि शुरू में वह गर्भपात के बाद भ्रूणों को सामान्य चिकित्सा कचरे के रूप में निपटाती थी, लेकिन फिर व्यापारिक दुनिया में अपने संपर्कों के माध्यम से उसे एहसास हुआ कि यही कचरा गर्भपात करने से भी कहीं अधिक भारी मुनाफा ला सकता है। उसने अपने क्लिनिक को एक कारखाने में बदल दिया था, एक वास्तविक वधशाला में, जिसमें दो अलग अलग बाजारों के लिए दो भयानक उत्पाद श्रृंखलाएं थीं। पहला बाजार, शर्मा के बयान के अनुसार, देश के भीतर अंधविश्वास और रुग्णता की एक भूमिगत दुनिया थी। मुख्य उत्पाद 4 से 6 महीने की उम्र के भ्रूण थे। यह प्रकार बड़े व्यापारियों और व्यवसायियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। शर्मा ने एक सेल्सपर्सन की तरह ठंडे स्वर में बताया, जो एक उत्पाद पेश कर रहा हो। वे इसे दवा के लिए नहीं खरीदते हैं, वे इसे ताबीज बनाने के लिए, काला जादू करने के लिए खरीदते हैं। पूरा पूछताछ कक्ष एक भयानक खामोशी में डूब गया। काला जादू, एक प्रकार का ताबीज जिसकी जड़ें तांत्रिक प्रथाओं में थीं, लंबे समय से गुप्त आध्यात्मिक हलकों में अफवाह थी। ऐसा माना जाता था कि एक भ्रूण के शरीर पर मंत्र फूंककर, उसे एक आत्मा में बदलकर, मालिक उस बच्चे की आत्मा को अपने व्यवसाय को समृद्ध करने, पदोन्नति पाने या यहां तक कि प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचाने में मदद करने के लिए नियंत्रित कर सकता है। मैं खरीदारों से सीधे नहीं मिलती, शर्मा ने कबूल किया। मेरा दिल्ली में कुछ उच्च स्तरीय तांत्रिकों के साथ संपर्क है। वे ही अमीर लोगों के बीच ग्राहक ढूंढते हैं। जब कोई आदेश होता है तो वे मुझे आवश्यकताएं बताते हैं, जैसे कि नर या मादा भ्रूण की आवश्यकता है, उनके माता पिता की जन्मतिथि क्या है, ताकि यह भाग्य के अनुकूल हो। मैं महिला श्रमिकों में से उपयुक्त गर्भपात मामलों का चयन करती हूँ। भ्रूण को निकालने के बाद मैं इसे वैक्यूम सील बैग में डालती हूँ, इसे एक विशेष संरक्षक घोल में भिगोती हूँ और फिर इसे मेडिकल थर्मोकोल बॉक्स में रखती हूँ। जिस रेफ्रिजरेटेड ट्रक को आपने पकड़ा है, वह उन तांत्रिकों को माल पहुंचाने के लिए साप्ताहिक परिवहन का साधन है। शर्मा के बयान ने एक अदृश्य आपराधिक नेटवर्क, एक बीमार पारिस्थितिकी तंत्र का खुलासा किया, जहां गरीब महिला श्रमिकों की डेसेस्पॉयर अमीर, अमानवीय लोगों के अंधविश्वास के लिए कच्चा माल बन गई। फिर उसने दूसरे बाजार, निर्यात बाजार के बारे में बताना जारी रखा। इस बाजार का उत्पाद 7 महीने से अधिक उम्र के बड़े भ्रूण थे, जो मृत पैदा हुए थे और जिन्हें वह एकत्र करती थी। यह प्रकार चीन को बेचा जाता है, शर्मा ने कहा। जैसा कि मैं जानती हूं, उनका उपयोग दवा बनाने या कुछ और उच्च स्तरीय चीजों के लिए किया जाता है, जिन्हें कायाकल्प उपचार कहा जाता है। उसने बताया कि सीमा पार एक अंधा विश्वास है कि भ्रूण के शरीर के अंग, विशेष रूप से नाल और स्टेम कोशिकाएं, चमत्कारी औषधि बनाने के लिए उपयोग की जा सकती हैं, जो उम्र बढ़ने को उलट सकती हैं और जीवन शक्ति बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार के माल के लिए काला बाजार बहुत बड़ा था और मुनाफा भी बहुत अधिक था। रेफ्रिजरेटेड ट्रक का ड्राइवर भी इस तस्करी गिरोह में एक कड़ी था। वह एक बड़े गिरोह का हिस्सा है, उसने कहा। मेरा काम सिर्फ माल की आपूर्ति करना, उन्हें पैक करना और काले प्लास्टिक बैग में जमाना है। कुछ महीनों में एक बार, जब पर्याप्त मात्रा हो जाती है, तो वे किसी को इसे लेने के लिए भेजते हैं। बाकी सब कुछ, परिवहन से लेकर सीमा पार लेन देन तक, वे संभालते हैं। डॉ. अंजलि शर्मा के कबूलनामे ने एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया, जो अत्यंत परिष्कृत और क्रूर तरीके से संचालित होता था। उसका अपराध न केवल कानून और चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन था, बल्कि सभी नैतिक और मानवीय मूल्यों का भी हनन था। उसने निर्दोष जीवन को एक वस्तु में, अपने लाभ के लिए एक उपकरण में बदल दिया था। भाग 4, न्याय का दिन। डॉ. अंजलि शर्मा के कबूलनामे ने अपराध की एक भूमिगत दुनिया का खुलासा किया, भ्रूण के शरीरों का एक व्यापार नेटवर्क जो लालच, अंधविश्वास और असीम क्रूरता द्वारा संचालित था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के नेतृत्व में जांच टीम अब केवल एक क्लिनिक का सामना नहीं कर रही थी, बल्कि 2 बेहद खतरनाक संगठित आपराधिक गिरोहों का सामना कर रही थी।
कई विशेषज्ञ बलों के समन्वय से 2 मोर्चों पर एक पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू किया गया। पहला मोर्चा काला जादू के ताबीज के लिए भ्रूण खरीदने और बेचने वाले गिरोह के खिलाफ लड़ाई थी। शर्मा के बयान और उसके फोन से निकाले गए डेटा के आधार पर जांच टीम ने जल्दी से सरगना और सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थ की पहचान कर ली। वह तांत्रिक भैरव नाथ उपनाम वाला एक व्यक्ति था, जो दिल्ली के एक पॉश इलाके में काम करने वाला एक उच्च स्तरीय तांत्रिक था, जो अंधविश्वासी अमीर लोगों की सेवा करता था। एक जाल बिछाने की योजना बनाई गई। जासूसों ने उभरते हुए व्यापारियों का रूप धारण किया और धन और भाग्य के लिए सबसे शक्तिशाली आत्मा का अनुरोध करने के लिए तांत्रिक भैरवनाथ से संपर्क किया। कई दिनों तक संपर्क बनाने और विश्वास बनाने के बाद एक सौदा तय किया गया, और ठीक उसी समय जब तांत्रिक भैरवनाथ हाल ही में प्राप्त एक भ्रूण के शरीर को पवित्र करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान कर रहा था, पुलिस बल ने छापा मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तांत्रिक भैरवनाथ के बयान और विस्तृत लेन देन रिकॉर्ड वाली उसकी डायरियों से व्यापारियों और समाज में प्रतिष्ठित पदों पर आसीन कई ग्राहकों को भी क्रमशः तलब किया गया और कानून के अनुसार सली किया गया। देश में काला जादू का नेटवर्क मूल रूप से समाप्त कर दिया गया था। दूसरा मोर्चा सीमा पार भ्रूण के शरीर की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ लड़ाई चुपचाप लेकिन समान रूप से भयंकर रूप से हुई। सीड और सीमा सुरक्षा बल के समन्वय से जांच टीम ने रेफ्रिजरेटेड ट्रक के पूरे मार्ग का पुनर्निर्माण किया। यह सीधे सीमा चौकी पर नहीं गया, बल्कि सीमा के पास एक दूरदराज के इलाके में स्थित एक गोदाम परिसर में गया। यह एक ट्रांजिट स्टेशन था, जहां शर्मा के क्लिनिक से भयानक माल सहित सभी प्रकार के तस्करी के सामानों को छोटी मात्रा में विभाजित करने और पगडंडियों और गुप्त मार्गों से ले जाने से पहले इकट्ठा किया जाता था। इस गोदाम परिसर पर एक औचक छापा मारा गया, जिसमें पूरे तस्करी गिरोह को पकड़ लिया गया। इस अमानवीय अपराध के खिलाफ लड़ाई ने एक निर्णायक जीत हासिल की। कुछ महीने बाद राज्य की अदालत ने एक विशेष सुनवाई की, जिसने पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। डॉ. अंजलि शर्मा और उनके 4 कर्मचारी 2 आपराधिक गिरोहों के सरगनाओं के साथ कटघरे में खड़े थे। अकाट्य सबूतों के साथ प्रतिवादियों के बयान, पाए गए भ्रूण, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पाठ संदेश और लेन देन लॉग। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह एक असाधारण रूप से गंभीर प्रकृति का मामला था, एक ऐसा अपराध जो सभी नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ जाता था। डॉ. अंजलि शर्मा सरगना और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में, जिसने अपने जीवन रक्षक क्लिनिक को एक वधशाला, एक भ्रूण शरीर उत्पादन और व्यापार कारखाने में बदल दिया था, को मानव अंगों या ऊतकों की तस्करी सहित कई अपराधों के लिए सबसे कठोर सजा मिली। उसके लिए अंतिम फैसला आजीवन कारावास था। क्लिनिक के कर्मचारियों, तांत्रिक से लेकर तस्करों तक अन्य सभी साथियों को भी क्रमशः आजीवन कारावास और दर्जनों साल की जेल की सजा मिली। न्याय हो चुका था, लेकिन मामले ने जो सदमा छोड़ा था वह लंबे समय तक बना रहेगा। इस मामले ने समाज के एक भयानक अंधेरे कोने का पर्दाफाश किया, जहां एक डॉक्टर के लालच के लिए गलती कर बैठी युवा श्रमिकों की डेसेस्पॉयर उपजाऊ जमीन बन गई, और अमीर लोगों के अंधे अंधविश्वास ने एक अकल्पनीय वस्तु के लिए एक बाजार बना दिया। मामला समाप्त होने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने चुपचाप उस नर्स का पता लगाया, जिसने बहादुरी से पहला गुमनाम पत्र लिखा था। उन्होंने उसे एक दूरदराज के ग्रामीण इलाके में एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में काम करते हुए पाया। वह बयान लेने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए उससे मिलने गए। आपकी बहादुरी ने हमें एक पूरे आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने में मदद की, उन्होंने कहा। आपने बहुत से लोगों को बचाया है और बहुत से निर्दोष जीवन के लिए न्याय दिलाया है। नर्स चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। शायद यह सबसे बड़ी सांत्वना थी जो उसे मिल सकती थी। इस मामले के माध्यम से हम देखते हैं कि असीम लालच, कमजोर लोगों की डेसेस्पॉयर और अंधे अंधविश्वास के संयोजन से कितने भयानक प्रकार के अपराध उत्पन्न हो सकते हैं। यह दिखाता है कि एक जीवन रक्षक चिकित्सक और एक शैतान के बीच की रेखा कभी कभी कितनी पतली हो सकती है, जब चिकित्सा, नैतिकता पूरी तरह से पैसे से ढक जाती है। यह मामला समाज के अंधेरे कोनों के बारे में एक कठोर चेतावनी है, जहां मानव शरीर यहां तक कि पैदा होने से पहले भी एक वस्तु में बदल सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह विवेक और साहस की शक्ति का भी एक प्रमाण है। किसी एक व्यक्ति के बोलने के एक छोटे से कार्य से एक आपराधिक नेटवर्क, चाहे वह कितना भी परिष्कृत और क्रूर क्यों न हो, अंततः प्रकाश में लाया जाएगा और कानून द्वारा दंडित किया जाएगा।